नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ रोहिणी में, दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में आज यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया गया रोहिणी कोर्ट में। और साथ में यहाँ पर कई सारे जजेस मौजूद थे, एडवोकेट्स मौजूद थे और कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि तादाद जो है वो कम से कम हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की थी। और आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ हम यहाँ पर एक राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि अप्रैल महीना चल रहा है और मई में इलेक्शन, अप्रैल और मई में इलेक्शन भी हैं। मेरे साथ हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि चांदनी चौक विधानसभा से हैं, लोकसभा से हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, नाम आ रहा है आपका कि आप लोकसभा की टिकट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और आप लोग, अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलता है, अगर आपको टिकट मिलता है, तो आप लोकसभा चांदनी चौक से फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बहुजन की बात रखते हैं। जी धन्यवाद। आप अम्बेडकरवादी हैं और इस तरीके से आप लोगों के सामने सच्चाई कहते हैं। आप लोग बिके हुए नहीं हो, आप गोदी मीडिया में से नहीं हो। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आपको बहन जी का आशीर्वाद मिलता है, टिकट आपको मिलता है, तो आप चांदनी चौक से लड़ने का मन है आपका? देखिए, हम 2 साल से ये मेहनत कर रहे हैं कि लोगों से मिला जाए, किया जाए। जी। तकरीबन 1100 मीटिंग हमने की हैं 2 साल के अंदर। जी। और हम लोगों के कोने तक पहुँचे हैं, हम क्लस्टर तक पहुँचे हैं, झुग्गियों तक पहुँचे हैं, गरीबों तक पहुँचे हैं, मजबूरों के पास पहुँचे हैं। जो बेसिक है, जिन लोगों के लिए हमारी पार्टी है, उस तक हम पहुँचे हैं। जी। जिन लोगों का दर्द बहन जी के मन में है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। जिन लोगों का दर्द जो है काशीराम साहब के मन में था, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जिन लोगों के लिए बनाया है, सभी लोगों के लिए संविधान बनाया है, लेकिन उन लोगों को समान करने के लिए। देखिए, एक ये है कि हमारे जो बहुजन की जो सोच है, जो विचार है हमारा, वो ये है कि जो पूंजीपति हैं और जो गरीब हैं, उनको एक समान लाया जाए। क्योंकि मानव एक समान, इस नीति पर हम लोग चलते हैं। और जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हुए हैं, उन सबको हमने बंद करना है, ख़त्म करना है पूरी तरीके से। ये हमारी विचारधारा है। रही बात कि यहाँ पर जो है मैं भावी प्रत्याशी हूँ और मैंने भी फॉर्म भरा है, इसके लिए तैयारी की है, इसके लिए मैंने पूरी तरीके से। और सभी कार्यकर्ता हमारे जो है इस लोकसभा के सभी इसके इच्छुक थे, यहाँ के नागरिक इस चीज़ के इच्छुक थे कि आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी कीजिए। तो मैंने तैयारी की है। अब बहन जी के आशीर्वाद का इंतज़ार है। हमारा यलगार तैयार है। आपने अभी ये कहा कि जो शोषण हो रहे हैं और लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, ज़्यादातर मुस्लिम और दलितों पे हो रहे हैं, गरीब लोगों पे हो रहे हैं, तो क्या आप अगर सीट से जीत भी जाते हैं चांदनी चौक से लोकसभा, तो क्या ये शोषण बंद हो जाएंगे? सर, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी। यूपी में रही हैं और मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, यूपी से मैं आता हूँ। मैंने वो शासन प्रशासन देखा है। मैंने देखा जहाँ पर जो है बदमाश या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ चले गए थे, प्रदेश छोड़ दिया था उन लोगों ने, या बदमाशी छोड़ दी थी, या वो जेल में थे। तो उस टाइम पर ऑफिसर जो थे वो 9:30 बजे अपने ऑफिस के अंदर थे, अपनी सीट पर थे। किसी का भी हिम्मत नहीं थी कि भाई एक बार भी भ्रष्टाचार कर ले, रिश्वत ले ले या कुछ कर ले। हिंदू मुस्लिम का एक राइट नहीं हुआ, कोई मुस्लिम पे अत्याचार नहीं हुआ, कोई जो है SC ST OBC या किसी दलित पर या किसी पर भी ऐसा कोई बलात्कार का केस नहीं हुआ। वहाँ पर लोगों को ज़मीनें दी गई, वहाँ पर लोगों को अधिकार दिए गए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का गठन किया गया, 169 जो है मदरसों का जो है वो किया गया, तो मान्यता दी गई। उसके बाद 27% जो है मुस्लिमों को भी 27% आरक्षण दिया गया। और SC ST OBC और जो गरीब लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, दलित किसी भी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो उसके पास कुछ नहीं है तो उसको भी बहन जी ने ज़मीन दी है। सर, ये तो यूपी की बात है, पर हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन दिल्ली से कर रहे हैं और दिल्ली में अभी तक लोकसभा जो है, मैं वहीं आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक लोकसभा आज तक जीती नहीं गई है। सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने ये एक स्ट्रक्चर बताया है यूपी का कि किस तरीके से बहन जी ने किया। देखिए, जो अभी यहाँ पर वोट जाएगा, जो यहाँ पर सीट जाएगी, वो हाथी को वोट जाएगा और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैंने एक रोल मॉडल बताया है आपको कि वो रोल मॉडल जो रहा है
यूपी के अंदर वो रोल मॉडल रहेगा, पूरे देश के अंदर रहेगा। और एक बात और बहन जी ने कही है कि जो सुरक्षा आज देश की नहीं हो पा रही है, जो आज विदेशों में जो हाय हो रही है, जो विदेशों में आज दुर्गति हो रही है, जो विदेशों में मोदी जी ने जो एक संदेश पहुंचाया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में लड़ते हैं या इस तरह के मामले होते हैं, यहाँ पे मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है, वो सारे मामले नहीं होंगे। दूसरी बात गलवान घाटी जो मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मीडिया में कहीं कहा गया कि गलवान घाटी को चाइना ने ले लिया है, कहीं कहा गया कि साहब कहीं नहीं खड़े हैं, कहीं पर ये चीज़ नहीं हुआ। कश्मीर से ऊपर जो है कहा कि भाई अपनी जगह सब खड़े हुए हैं, लेकिन जो ज़मीन हमारी कैप्चर की है चाइना ने, क्या वो वापस ली गई? क्या उन्होंने जो 56 इंची वाले हैं चौकीदार, उन्होंने एक बार भी चाइना की तरफ आंख उठाकर देखा कि हम आंख दिखाएंगे, हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे? कुछ नहीं किया। लेकिन बहन जी संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से वो जगह वापस लेंगी और सुरक्षा की भी चीज़ें बढ़ाएंगी। बहन जी जो है चूँकि पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, शिक्षित हैं जी, वो जानती हैं कि वित्तीय समस्या क्या है भारत की जी, वो जानते हैं कि भारत की जो करेंसी आज कहाँ जा रही है, वो जानती हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, वो जानती हैं बेरोज़गारी आज कहाँ जा रही है। जो हमारे देश की जो मेन समस्या है आज, जिसको कहते हैं कि बेरोज़गारी की समस्या, इसके बारे में इसकी सरकार बात नहीं कर रही है। सर ये बातें तो तब होंगी ना जब बहन जी आएंगी, जब आप सीटें जीतेंगे। पिछले अगर लोकसभा ली जाए तो 7 सीटें होती हैं, यहाँ पर एक भी नहीं आई, आज तक नहीं आई। अब विधानसभा की बात करें तो पूरे भारत में, और यूपी की बात करें तो एक ही सीट आई, और अगर यहाँ की अगर हम निगम की बात करें तो एक भी नहीं आई। कहाँ 14.5% से आप 0% पे आ रहे हैं सर, और बहन जी को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे बनेंगी सर? यस, ये सही सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे सवाल ये वाला। देखिए इसमें सवाल में ये है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना है जी, कांग्रेस ने भी लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, टीएमसी ने भी लिया और तमाम पार्टी ने लिया, बीजेपी ने भी लिया। बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब उन्होंने, विपक्ष ने हमसे ज़्यादा लिया है, यानी जो चोरी की है विपक्ष ने हमसे ज़्यादा की है। चोर तो हम भी हैं, वो ये कह रहे हैं, चोर तो हम भी हैं और विपक्ष हमसे बड़ा चोर है। ये आप चौकीदार होकर के ये चोरी कैसे होने दी आपने? एक बात। दूसरी बात ये कि जो बीएसपी ने एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लिया, उसकी संख्या 0 है। 0 है। इन्होंने जो लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है वो कायदे से, कानून से, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी कंपनी से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए जा सकते हैं वो केवल 7% लिए जा सकते हैं, जो उसके प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसमें 7% ओनली, उतना ही लिए सकते, उससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने 120% से ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए हैं और उनको भ्रष्टाचार करवाया है और लोगों को लूटने का काम किया है। वैक्सीन का धंधा इन्होंने फैलाया है, इन्होंने जो है वसूली की है ज़बरदस्त। सर आप एक मिनट, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ सर। आप है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 99% लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड का मीनिंग ही नहीं पता कि क्या है, इसमें क्या घोटाला हुआ है, कितना वो लिया है, 7% से ज़्यादा लिया है, क्या लिया है। बात ये हो रही है कि अगर हम लोकसभा जीतते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे, बात ये है सर। आज तक काशीराम साहब ने भी फाइट किया दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से फाइट किया था लोकसभा, वो भी हारे थे। अभी तक कोई भी जीता नहीं है सर। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आम जनता जान चुकी है, बहुत अच्छे से तरीके से जान चुकी है। चाहे मीडिया ने दूसरे तरीके से बताया, लेकिन ये करप्शन हुआ है, ये मीडिया के थ्रू जनता को मालूम पड़ गया है। और आज की जनता जो है शिक्षित जनता है और वो जो है ये बात अच्छे से जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी ये कहती हुई आई थी कि हम जो है इनको जेल भेजेंगे जी, कांग्रेस जेल भेजेंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने ये किया, देख लो जी कागज़ ये हैं हमारे पास। आज वो उनके साथ मिलकर के गठबंधन कर रही है और खड़े हो रहे हैं। यानी कि जो लोग बीएसपी से गए थे, जो लोग बहुजन उनके पास गए थे, ये सोच करके कि जो नई चीज़ आई है तो वो नई चीज़ में कितने कीड़े पड़ चुके हैं ये जनता जान चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी से जो है जनता त्रस्त है। जो अगर हम क्षेत्र देखें चांदनी चौक का, तो हर्षवर्धन के नाम पर लोग जो है गालियाँ तक निकालते हैं मुँह से, ये स्थिति आ गई है। आप देख रहे हैं, अगर भूमि पर जाएं आप तो आप देखें सड़कें की स्थिति क्या है। आप देखेंगे कि बाहर सड़क पे पानी आ रहा है टंकी के अंदर, आगे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पर पाइप हैं जो लोगों के घर में जा रहे हैं। उन लोगों को, उन पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया। कितना बड़ा करप्शन है कि जो है टैंकर से पानी आ रहा है, कितना बड़ा करप्शन है। लोग परेशान हैं, अपना टंकियाँ लेकर के आते हैं, मोटर चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं,
एक छोटी सी समस्या, अभी मैं चांदनी चौक में गया था, चांदनी चौक में जामा मस्जिद के आसपास कोई भी एटीएम नहीं है। विकास के नाम पर क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वहाँ पर जो है जो 5G है, 5G भी नहीं चलता है वहाँ पर। कभी आप जाकर देखना तो दिल्ली 6 में आसपास जो है जामा मस्जिद के आसपास 5G भी नहीं चलता है। और जो स्थिति थी पहले से वो स्थिति बनी हुई है। कोई सज्जा का उसका जो है स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा गया किसी भी तरीके का, और वहाँ पर कोई ऐसी मामला नहीं है। तो ये जो समस्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। आप झुग्गी चली जाइए, झुग्गी क्लस्टर है आपका, ये जो पड़ता है आपका क्या कहते हैं आज़ादपुर से लेकर के और प्रताप नगर तक पड़ता है। इसको आप देखेंगे झुग्गियाँ वैसे की वैसी हैं, लाइनों के पास हैं, ना उनके पास बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम है, ना उनके पास चिकित्सा का इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं है। उन चीज़ों को मैं 15 साल से देख रहा हूँ और उन लोगों के बीच में मैं गया हूँ, भोजन की बात रखी है तो उनको लग रहा है आज कि हमारे पास जिस तरीके से वो हमसे उम्मीदें रख रहे हैं, तो ये लग रहा है कि बहन जी के लिए जो वो सीट है ना प्रधानमंत्री की, वो दूर नहीं है जी। उनको एहसास होने लगा और वो ये कह रहे हैं इस बात के लिए कि अब जो है मोहर लगेगी हाथी पे। तो क्या आप भी ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी की तरह बीएसपी भी यही कहना चाह रही है कि 400 के पार? 400 के पार असल में क्या है, तभी तो प्रधानमंत्री मैं समझाता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ 400 के पार। पहले ये 400 के पार का जो जुमला है वो समझ लीजिए वो है क्या। ये जुमला बीजेपी की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर है। इसको समझना ऐसे पड़ेगा जैसे उन्होंने कहा था कि महंगाई जाएगी, नहीं बताया कहाँ जाएगी। गरीबों के घर में गई, महंगाई बढ़ गई, गरीबों के घर में गए, सिलेंडर बढ़ गए। जो बहन जी थी वो एक वो कौन थी वो जो लेट रही थी और उनके हाथ में चूड़ियाँ थी, कौन सी ईरानी थी वो, हाँ वही जो मैं नाम समझ गया मैं, बीजेपी की वो आप कह रहे हो। तो वो जाकर लेट गई कि जब चूड़ी ले लो, ये ले लो। 400 का था और वो आज 1100 का भी पहुंच गया, कल वो कहीं और पहुंच जाएगा। तो वो महंगाई कहाँ जाएगी नहीं बता रहे थे, वो समझ में आ गई जनता के। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे नहीं बताए थे ना, अमीरों के आएंगे। तो वो अडवाणी के आए, अंबानी के आए, इनके दिन आए ना, जो पूंजीपति थे उनके अच्छे दिन आए, गरीबों के नहीं आए। तो उनकी भाषा में एक चीज़ होती है। अब इनकी बात सुन लीजिएगा, ये कह रहे हैं 400 पार। हमारी नहीं है तकरार कि उनके 400 पार। 400 पार क्या है सुन लीजिए। 400 पार हैं पेट्रोल के डीजल के रेट, 400 पार हैं आपके जो तेल चीनी गैस सिलेंडर के रेट। गैस सिलेंडर रेट तो उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब ये जो रेट है ये आपका जो आटा दाल चीनी मिल रहा है उसका रेट है, ये रेट है आपका जो तेल मिल रहा है उसका रेट है, खाने वाला तेल, ये उसका रेट है। ये जल्दी उसको तुरंत बढ़ाएंगे, वो ये नहीं बताएंगे 400 पार क्या। रही बात कि 400 पार अगर कोई ये समझ रहा है कि 400 पार इनकी सीटें जाएंगी, तो वो जाने वाली नहीं है। उसका विशेष कारण ये है पर्सन राशन तो फ्री मिल रहा है, 400 पार ले जाके भी क्या फ़ायदा होगा। बीजेपी तो राशन फ्री में बांट रही है। 5 किलो राशन एक घर में जा रहा है, 5 किलो राशन जी। 5 किलो राशन एक आदमी 250 ग्राम एक टाइम में खाता है। 10 दिन से ऊपर नहीं खा पाएगा, 7 दिन से ऊपर नहीं खा पाएगा वो अकेला आदमी। उसके बाद वो अपनी मेहनत से खाएगा, अपनी कमाई से खाएगा। तो उसको हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये राशन हमने नहीं लेना है, हमने लेना है रोज़गार, हमने लेनी है शिक्षा अपने बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे जाकर के नौकरियां करेंगे। वो भी तो फ्री दे रहे हैं। वो क्या फ्री दे रहे हैं? एजुकेशन तो इन्होंने 3000 तो यहाँ हरियाणा में और 2500 के आसपास जो है यूपी के अंदर स्कूल ख़त्म कर दिए। मालूम होना चाहिए आपको, जो इन्होंने सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिए जहाँ गरीबों का बच्चा पढ़ता था। आज वो गरीबों का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? शिक्षा को इन्होंने महंगा कर दिया है उल्टा। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर जो है 3500 रुपये का रेट था, उन्होंने 3-3.5 लाख कर दिया है। तो ऐसी इन्होंने चीज़ें की हैं कि इन्होंने जो एजुकेशन को महंगा किया है, सस्ता नहीं किया है। एजुकेशन को इन्होंने या तो ख़त्म कर दिया है या बहुत महंगा कर दिया है जी। इन्होंने कोई सुधार नहीं किया एजुकेशन में। वो एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। संविधान को एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ाना चाहिए, जिससे मालूम पड़ेगा कि प्रेरणादायक चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और बातें आगे बढ़ेंगी। अगर संविधान 100% लागू कर दिया जाएगा ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस राशन की, फ्री राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100% संविधान लागू कर दिया जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस जो है फ्री के बिजली की, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्री के पानी की। ये तो सब संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। इसके अलावा ये सिर्फ ये मुद्दे नहीं है,
कि इन पे जो है इलेक्शन लड़ा जाए। मुद्दे ये हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, हमारा देश का विकास कैसे होगा, हमारे बच्चों का विकास कैसे होगा, हमारे बच्चों की शिक्षाएँ कैसी होंगी, हमारे बच्चे कैसे नौकरियाँ कर पाएंगे, हमारे बच्चे कैसे अच्छे जो है डॉक्टर, इंजीनियर और ISPS बन पाएंगे। ये लड़ाई है हमारी। सर ये लड़ाई आपकी है, पर ये लड़ाई आप जीतोगे कैसे? क्योंकि पिछले कई टाइम से आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई सीटें नहीं हैं, तो फिर आप ये लड़ाई जीतना भी चाहेंगे तो कैसे जीतेंगे? पावर किसी के पास नहीं है जी। बीजेपी के पास भी पावर नहीं है जी। पावर जो होती है बाबा साहब ने दी है जनता को उसके वोट में, और इस बार जनता अपनी पावर दिखाएगी और वो बहन जी को पावर देगी, ये बात तय है। क्योंकि हमने जो लोगों को जाकर देखा, उनको जागृत किया है। जनता तो आपको पावर दे ही नहीं रही है सर, आपको वोट नहीं दे रही। वो 5 किलो राशन पे चली गई, वो एजुकेशन पे चली गई, जो फ्री में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर के झंडों पे चली गई। 26 जनवरी पे जो तिरंगे झंडे लगाए जाते थे, अब वो 2-3 दिन पहले ही वो राम के झंडों पे आ गई। इन्हें शिक्षा या विक्षा की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें राम मंदिर चाहिए था, इनका वो भी हो गया। इन लोगों को खाना नहीं चाहिए, इनको भगवान चाहिए, तो वो बीजेपी उनको दे ही रही है, तो फिर वो आपको वोट क्यों देगी सर? आप तो कहीं तक भी नहीं है। चलिए धन्यवाद। ये बात तो आप कर रहे हैं कि वो जो है बात कर रहे हैं मंदिर की, धन्यवाद कि वो आप बात कर रहे हैं कि वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे। धन्यवाद आपको कि आप ये बात कर रहे हैं वो जो चिकित्सा की बात नहीं कर रहे। धन्यवाद आपको कि वो ये कह रहे हैं कि जनता जा रही है 5 किलो राशन पे। जनता 5 किलो राशन पे नहीं जा रही है, जनता को मालूम पड़ गया है कि इनके राशन में कितने कीड़े पड़ चुके हैं। अच्छे से जनता जान गई है और उनको मालूम पड़ गया है कि अब हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, अब हमारे बच्चों के लिए चिकित्सा ज़रूरी है, अब हमारे बच्चों के लिए खेल के मैदान ज़रूरी हैं। क्योंकि ये लोगों ने क्या किया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इन्होंने जितनी बेटियों के बलात्कार किए हैं इस समय में 10 साल के अंदर, और इनके कार्यकर्ताओं ने, जो इनके लोग हैं, इन्होंने जितने बलात्कार किए हैं आज तक कभी नहीं हुए किसी भी पार्टी द्वारा जी। और हमारे तो पार्टी के द्वारा कोई मामला ऐसा सामने आया ही नहीं आज तक कि भाई कोई ऐसा मामला हुआ भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासित लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, हमारा एक कैडर है, हमारा एक तरीका है, सम्मान का तरीका है। हमारे जो हमारे पार्टी के अंदर सबसे नीचे दर्जे के जो भी कोई कार्यकर्ता होते हैं उनको भी वही सम्मान दिया जाता है जो उच्च पदाधिकारी को दिया जाता है। आपकी अगली रणनीति क्या है? जो आप अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको जीतने की रणनीति आपने क्या बनाई है? जीतने की रणनीति जो हमारे हाईकमान से आती है। हमारे लिए जो भी आदेश आता है वो बहन जी देती हैं। बहन जी का जो भी आदेश होगा, जिस हिसाब से भी रणनीति उनकी होगी, वो हम तैयार करके देंगे। आपकी भी तो खुद होगी ना, कुछ मेहनत भी होगी, कुछ रणनीति होगी, कुछ आपने जमीनी स्तर पे भी काम किया होगा। जो हमने मेहनत की है वो हमारी मेहनत है। हमने लोगों तक जागृति पहुंचाई है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाई है, महापुरुषों का जो आंदोलन है वो पहुंचाया है। कैसे हम लोग इस तरीके से लेकर के आए हैं, इस तरीके से हम बहुजन को लेकर के आए हैं, इस बहुजन के कर्म को हमने आगे कैसे बढ़ाना है ये हमने लोगों को बताया। चांदनी चौक में कितने से जीत हो रही है सर? देखिए, चांदनी चौक में कितने से जीत हो रही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना ज़रूर है कि हम चांदनी चौक की सीट तो निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मेरे साथ थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि चांदनी चौक लोकसभा से इलेक्शन लड़ने की पूरी कोशिश में है। अगर बहन जी का आशीर्वाद इन्हें मिलता है तो इन्होंने ज़मीनी स्तर पे भी वहाँ पर काम किया है। झुग्गी झोपड़ियों में, गली मोहल्लों में जा करके इन्होंने कैंपेनिंग भी की है, लोगों की परेशानियाँ जान करके कुछ थोड़ी बहुत हल भी किए हैं। और अगर पावर में आ जाते हैं, अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलता है और ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, तो चांदनी चौक लोकसभा का उद्धार जरूर होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से। धन्यवाद।